एग्ज़ाम लिखते समय प्रश्नों को पुनः जांचने के लिए आपके पास समय नहीं होता। न ही आप उन्हें पूरा लिख पाते हैं, कुछ प्रश्न छूट भी जाते हैं। इसकी वजह होती है कि या तो हम धीरे धीरे लिखते हैं या फिर हम टाइम का ध्यान नहीं रखते। टाइम मैनेजमेंट हमें नहीं आती। और यही बातें हैं जो आप सीख रहे हैं। 2 पॉइंट आपने सीखा था। पहला जो आपने सीखा था टाइम मैनेजमेंट, कि आपको समय का सही ध्यान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने सीखा था कि एग्ज़ाम लिखते समय आप बीच बीच में अपने हाथों की मसाज करें, उंगलियों को स्ट्रेच करें, फैलाएं, ताकि आपके हाथों पर दर्द ना हो और आप कंटिन्यू लिख पाएँ। तो अभी आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, तो जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग देयर हेड ऑन द टेबल। सम का मतलब होता है कुछ, पीपल का मतलब होता है लोग, कुछ लोग। हैव का मतलब होता है रखना, अ हैबिट का मतलब होता है आदत। तो अ हैबिट ऑफ कीपिंग देयर हेड, कीपिंग का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब भी होता है रखना। तो यहाँ पर यह कहा गया कि सम पीपल हैव अ हैबिट, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग आदत रखते हैं या फिर कुछ लोगों की यह आदत होती है। क्या आदत? ऑफ कीपिंग देयर हेड ऑन द टेबल, टेबल पर अपना सिर रखने की कुछ लोगों की आदत होती है। कब? वाइल राइटिंग, लिखते समय। या फिर और लीनिंग टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट। लीन का मतलब होता है झुकना या फिर झुकाना, झुकाना। लाइनिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टूवर्ड्स द राइट माने, राइट का मतलब क्या होता है? दाहिनी ओर। तो दाईं ओर झुकने की या फिर लेफ्ट की ओर झुकने की आदत होती है। ध्यान से देखते रहे माय फ्रेंड, ध्यान से आप देखते रहेंगे तो समझ पाएंगे। एक बार पुनः देखिए इसी वाक्य को। सम पीपल हैव अ हैबिट, यानी कुछ लोग आदत रखते हैं, माने कुछ लोगों के पास यह आदत होती है ऑफ कीपिंग देयर हेड ऑन द टेबल, कि वे अपने सिर को टेबल पर रखते हैं। कब? जब वे एग्ज़ाम लिखते हैं, वाइल राइटिंग। या फिर क्या आदत होती है? और लीनिंग टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट, या फिर दाहिनी ओर या फिर लेफ्ट की ओर झुकने की उनकी आदत होती है। अब आगे देखिए। बट डूइंग सो, डूइंग सो का मतलब ऐसा करना। बट डूइंग सो पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द आर्म्स, ऑन द आर्म्स। अब पुट एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब होता है अतिरिक्त दबाव डालना, माने ज़्यादा जितना ज़रूरत नहीं है उतना दबाव डलता है। कहाँ पर? आपके बाहों पर और आपके हाथों पर। आर्म्स का मतलब होता है बाँह और हैंड का मतलब होता है हाथ। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, झुक करके लिखते हैं, तो आपके हाथों पर और आपके जो बाहों पर है अतिरिक्त दबाव डलेगा। तो इस तरह से अगर आप होता है तो आपके हाथों पर दर्द तो होगा ही। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। तो अब आप आगे देखिए। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। आरामदायक स्थिति में आप क्या कीजिए? बैठिए। सिट, सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर वाइल राइटिंग, कब? लिखते समय। एंड राइट द पेपर, फिर आप क्या करें? अपने पेपर को लिखिए। तो यहाँ पर आपने बहुत से मीनिंग भी देखे हैं और नॉलेज तो आपने रखा ही साथ में। तो एक बार पुनः देख लीजिए। सम पीपल, कुछ लोग, हैव अ हैबिट, कुछ लोग आदत रखते हैं या फिर कुछ लोगों की आदत होती है ऑफ कीपिंग देयर हेड, अपने सर को रखने की। कहाँ पर? ऑन द टेबल, टेबल पर सर रखने की कुछ लोगों की आदत होती है। कब? वाइल राइटिंग, लिखते समय। या फिर लीनिंग टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट, या फिर दाहिनी ओर या फिर लेफ्ट की ओर झुकने की आदत होती है। अब आगे देखिए। बट डूइंग सो, पर इस तरह से करना, डूइंग सो इस तरह से करना, पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द आर्म्स, ऑन द आर्म्स एंड हैंड्स, इस तरह से करना आपके बाहों पर
और आपके हाथों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। तो देयरफॉर इसलिए सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, इसलिए आप एक आरामदायक मुद्रा में या कह सकते हैं या फिर आरामदायक स्थिति में बैठें। कब? वाइल राइटिंग एंड राइट द पेपर, और फिर आप अपना एग्ज़ाम लिखिए। तो यहाँ पर यही कहा गया कि आप ज़्यादा झुक करके ना लिखें और ना ही ज़्यादा अपने सिर को झुकाएं, ना ही टेबल पर रखें। तो इस तरह से आपने ये जो थर्ड पॉइंट है आपने इन्हें भी सीखा। और सबसे अच्छी बात ये है माय फ्रेंड कि आप यहाँ पर अपनी नॉलेज और अपनी इंग्लिश दोनों इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप हर वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अब जिस तरह से मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है उसी तरह से आप इन्हें एक दो बार ज़रूर पढ़िए और इनका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब ये होता है या यह कहना चाहता है, तो ये सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं इनको आप समझते जाइए और एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा। और आप चाहें तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं, और आप स्टूडेंट हैं तो आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि इससे आपको स्पेलिंग भी याद रहेगी। और ख़ास करके जो इनका एग्ज़ाम है, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये बेहतर ही है कि वे लिख कर के प्रैक्टिस करें। और हाँ, ये भी है कि अगर आप श्योर हैं कि आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप श्योर रहिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जिनको लगता है, जो लोग डाउट में हैं कि क्या मुझे इनका मीनिंग याद रहेगा, तो उनके लिए तो ये बेहतर रहेगा कि वे लिख कर ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि कुछ लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे इनका स्पेलिंग पता है, आई कैन डू दिस, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आपको इनकी स्पेलिंग आते हैं तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, एक दो बार ज़रूर पढ़िए। और हाँ, ऐसा भी ना हो कि आपको आता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और एट द लास्ट मोमेंट आप रॉन्ग हो, तो ऐसा भी ना हो। इसलिए आप इन्हें एक दो बार ज़रूर पढ़िए और चाहें तो आप इन्हें लिख करके भी देखिए अगर आप श्योर नहीं हैं। और यहाँ पर अगर आप अपना समय भी देते हैं माय फ्रेंड, तो आप ये याद रखिए कि ये सभी आपके काम ज़रूर आएंगे। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में फिर आपके फैमिली में से कोई पढ़ाई करेगा तो उनको ये बातें ज़रूर याद होनी चाहिए। और अगर आपको याद है तभी, अगर आप जानते हैं तभी आप उन्हें ये बातें बता सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर अपना समय दे करके अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, इन्हें लिखते हैं, दो तीन बार आप इन्हें आप पढ़ते भी हैं, अपना काफ़ी समय देते हैं, तो ये आपका समय की बर्बादी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो रही है, फिर इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। और अगर आप इसी को कई बार भी पढ़ते हैं तो इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बोलने में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एवरी वीडियो। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया।